हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आज हम लोग जीएनएम आयुर्वेदा प्रसूति प्रशिक्षण के अंतर्गत यूनिट 2 के पार्ट बी में आने वाले दूसरे टॉपिक की आलोचना करेंगे, जिसका नाम है आर्तव एवं आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुएशन एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले आइए जानते हैं आर्तव क्या होता है। आर्तव या रज उस रक्त को कहते हैं जो यौवन आरंभ काल में स्त्रियों और स्तनपायी जाति यानी मैमल्स के मादा प्राणियों के योनि मार्ग से प्रायः प्रति मास 3-4 दिनों तक आता रहता है। यानी हर महीने वजाइना से आने वाली ब्लीडिंग, जिसको हम लोग मेंसेस या पीरियड्स भी कहते हैं, इसको आर्तव कहा जाता है। यौवन आरंभ काल से ये शुरू होता है। यौवन आरंभ काल को प्यूबर्टी कहा जाता है। प्यूबर्टी जो कि करीबन 12 साल की उम्र से शुरू हो जाता है और 50 साल की उम्र तक ये चलता रहता है। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल एक स्त्री के फर्टाइल पीरियड जो कि 12 साल से 50 साल तक की उम्र तक होता है, उस दौरान हर महीने देखा जाता है। और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 3 से 4 दिन तक होने वाली ब्लीडिंग को आर्तव कहा जाता है। आइए जान लेते हैं इसके पर्याय क्या क्या हैं। सबसे पहले आर्तव, दूसरा आर्तव शोणित, तीसरा पुष्प, चौथा ऋतु, पांचवा मासिक धर्म, छठा माहवारी भी इसे कहा जाता है आदि। आर्तव इसे क्यों कहा जाता है? प्रत्येक ऋतु में पुनः पुनः आने के कारण इसे आर्तव कहा गया है। आर्तव शोणित, रक्त या शोणित के सदृश होने के कारण इसे आर्तव शोणित कहा गया है। पुष्प इसे क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। जिस प्रकार वृक्षों में फूल आने के बाद ही फल होते हैं, उसी प्रकार रजोदर्शन के बाद ही स्त्री माता बनती है, इसीलिए इसे पुष्प कहा गया है। आयुर्वेद में इस संदर्भ में 2 शब्दों का प्रयोग किया गया है। एक है अंतः पुष्प और दूसरा है बहिर्पुष्प या मात्र पुष्प। पुष्प रज या मेंस्ट्रुअल फ्लो का वाचक है और अंतः पुष्प स्त्री बीज या डिंबाणु यानी ओवम का वाचक है। तो इसका मतलब ये है कि पुष्प को 2 भागों में विभक्त किया गया है, एक अंतः पुष्प और एक है बहिर्पुष्प या फिर जिसको सिर्फ पुष्प भी कहा जाता है। तो ये जो बहिर्पुष्प या पुष्प हम बोल रहे हैं, वो उस ब्लीडिंग को कहा जाता है जो हमें बाहर की ओर दिखाई देता है, यानी जो ब्लड बाहर निकल जाता है पर वैजिनम हर महीने, उसको हम लोग बहिर्पुष्प या आर्तव कहते हैं। और हर महीने ओवरी में बनने वाले ओवम को हम अंतः पुष्प कहते हैं। इसके बाद आइए जानते हैं शुद्ध आर्तव का स्वरूप क्या होता है, यानी शुद्ध आर्तव देखने में कैसा होता है। तो यहाँ पे कुछ आचार्यों के मत दिए गए हैं, जैसे सुश्रुत ने क्या कहा है, वाग्भट ने क्या कहा है और चरक ने क्या कहा है। तो सबसे पहले सुश्रुत ने क्या कहा है ये देखते हैं। शशाश्रिक प्रतिमं यत्तु यद्वा लाक्षा रसो उपमं तदार्तवं प्रशंसन्ति यद्वासो न विरंजयेत। इसका अर्थ क्या है? शुद्ध आर्तव देखने में कैसा होता है? शुद्ध आर्तव शश अश्रिक, शश होता है आपका खरगोश, तो खरगोश के अश्रिक यानी रक्त के समान, प्रतिमंग यानी जैसा, खरगोश के रक्त के जैसा ये दिखता है। यत्तु यद्वा या फिर लाक्षा रसो उपमम। लाक्षा आप सभी ने सुना होगा, लाख की चूड़ियां भी बनती है, ये सभी ने सुना होगा। तो ये आर्तव दिखने में लाक्षा रस के जैसा भी दिखता है। तो ये खरगोश के रक्त के समान दिखे या लाक्षा रस के समान दिखे। तदार्तवं प्रशंसन्ति, उस आर्तव की हम प्रशंसा करते हैं या फिर उस आर्तव को हम शुद्ध आर्तव कहते हैं। यद वासो न विरंजयेत, वासो मतलब कपड़े या वस्त्र को कहा जाता है। जो दाग वस्त्र पे लगने पे उस पे रंग ना छोड़े, यानी धुलने पे वो धुल जाए और साफ हो जाए, उस आर्तव को हम शुद्ध आर्तव कहते हैं। इसके बाद जो दूसरा मत है वाग्भट का, देखते हैं उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है आर्तवं पुनः शश रुधिर लाक्षा रसो उपमं धौतं च विरज्यमानं शुद्धम आहुः। तो आचार्य वाग्भट ने भी वही कहा है कि
शस्य यानी खरगोश के रुधिर यानी रक्त के समान या फिर लाक्षारस के समान अगर ये दिखे, एवं धौतंग यानी धोने पर ये अपना दाग ना छोड़े, विरज्यमानंग यानी अपना दाग ना छोड़े, तो इसको हम शुद्ध कहते हैं। तीसरा मत जो आचार्य चरक ने दिया है, देखिए उन्होंने क्या कहा है, गुंजा फल सवर्णं च पद्मालक्तक सन्निभम इंद्र गोपक संकाशं आर्तवं शुद्धम आदिशेत। तो इन्होंने कुछ और मत व्यक्त किए हैं कि शुद्ध आर्तव देखने में कैसा होता है। गुंजा फल सवर्णं च, गुंजा फल अगर आप लोगों ने देखा हो तो उसके वर्ण जैसा इसका वर्ण भी होता है आर्तव का। पद्मालक्तक सन्निभम यानी पद्म जो लाल कमल को कहा जाता है, लाल कमल के वर्ण के समान भी इसका वर्ण होता है। आलक्तक, आलक्तक आप सभी ने सुना होगा, जिसको अलता कहा जाता है, जो पैरों में लगाया जाता है लाल रंग की, तो उसके वर्ण के समान भी ये दिखता है। इंद्र गोपक संकाशम, इंद्रगोप, इंद्रगोप एक कीड़े का नाम है जो वीर बहुटी भी कहा जाता है उस कीड़े को, तो उसका वर्ण जैसा होता है लाल रंग का, उसके समान भी इसका वर्ण बताया गया है। संकाशम समान, आर्तवम शुद्धम आदिशेत। तो ये जितनी भी चीजें बताई गई हैं, इन सभी के वर्ण के समान आर्तव का वर्ण होता है, और अगर आर्तव का वर्ण इन सभी में से किसी भी एक के समान हो तभी हम उसको शुद्ध आर्तव कहते हैं। जो आर्तव शोणित वर्ण में खरगोश के रक्त के समान या लाक्षारस के समान हो और जो वस्त्र को रंजित ना करे, अर्थात जिसका दाग गर्म पानी से धोने पर छूट जाता हो, उसी को प्रशस्त माना जाता है। चरक ने इसके वर्ण की उपमा गुंजाफल, पद्म या कमल पुष्प, आलक्तक और इंद्र गोपक या वीर बहुटी नामक कीट के वर्ण से भी दी है। यहाँ आप पिक्चर में बहुत सारी फोटोज देख सकते हैं। ये सबसे पहली वाली गुंजाफल है, ये भी लाल रंग की होती है, देखिए। दूसरी लाल पद्म की फोटो है। तीसरी आलक्तक, अलता, देखिए मैंने कहा था ना ये पैरों में लगाई जाती है, कितनी सुंदर दिखती है, ये भी लाल रंग की होती है, ठीक है। तो ये आलक्तक की फोटो है। चौथा देखिए नीचे इंद्र गोपक या वीर बहुटी जो कीड़ा होता है, ये देखिए ये भी लाल रंग का होता है, तो ये इसकी फोटो दी गई है। ये ज्यादातर वर्षा ऋतु में देखने को मिलता है ये कीड़ा, ठीक। और पांचवा देखिए लाक्षारस, ये मोहर आपको नजर आ रही होगी। आप लोगों ने अगर गवर्नमेंट ऑफिसेस के तालों के ऊपर मोहर देखी हो या फिर किसी डॉक्यूमेंट के ऊपर ऐसे लाल मोहर देखी हो, अगर आपको ऐसा याद आ रहा है तो वो मैं बता दूं, वो लाक्षारस से बना होता है, ठीक है। और ओरिजिनली जब लाक्षारस कलेक्ट किया जाता है तो वो सूख जाने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। तो यहाँ पे जितने भी फोटोज आप देख रहे हैं ये सब लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है ना। शुद्ध आर्तव देखने में भी शुद्ध लाल रंग का होना चाहिए। जो ब्लीडिंग आ रही है उसमें अगर कलर चेंज देखने को मिलता है, यानी यहाँ पे जितने भी लाल रंग के शेड्स दिखाए गए हैं, अगर इनके अलावा कोई और रंग आपको देखने को मिले तो वो अशुद्ध आर्तव माना जाता है, वो शुद्ध आर्तव नहीं माना जाता, ठीक। इसके बाद आइए जानते हैं आर्तव चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। जन्म के पूर्व जबकि कन्या माता के गर्भ में ही होती है, उसके प्रत्येक डिंब ग्रंथि या ओवरी में लगभग 50 लाख अपरिपक्व डिंबाणु या स्त्री बीज इमैच्योर एग्स वर्तमान होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग फोटो में देख सकते हैं ये छोटे छोटे प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स जो आपको दिख रहे हैं, ये जन्म से पूर्व ही जब माता के गर्भ में कन्या संतान हो और उसकी ओवरी फॉर्मेशन हो गई हो तो उसमें ये फॉलिकल्स पहले से ही मौजूद होते हैं और ये करीबन 50 लाख के आसपास होते हैं। जन्म के बाद यौवन आरंभ की अवस्था के पूर्व तथा डिंब ग्रंथियां आकार में तो बढ़ जाती हैं, पर प्रकार्यात्मक दृष्टि से वे सुप्तावस्था में ही रहती हैं। तो जब जन्म हो जाता है कन्या संतान का और करीबन 12 वर्ष तक जब यौवन आरंभ होता है या प्यूबर्टी शुरू होती है, तब तक ये जो ओवरीज हैं ये आकार में बढ़ती जाती हैं और इनमें ये अपरिपक्व डिंबाणु भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये प्रकार्यात्मक दृष्टि से सुप्तावस्था में ही होती है, यानी इसका कोई भी फंक्शन तब तक शुरू नहीं हुआ होता है। जब प्यूबर्टी शुरू होती है तब जाके ओवरी का फंक्शन शुरू होता है। यौवन आरंभ के साथ ही उनमें सक्रियता आने लगती है। फलस्वरूप
प्रत्येक माह उनमें से एक डिंबाणु यानी ओवम परिपक्व होकर डिंब वाहिनी या फैलोपियन ट्यूब के मार्ग से गर्भाशय में प्रवेश करने लगता है। इस क्रिया को डिंब क्षरण या बीजोत्सर्ग यानी ओव्यूलेशन की संज्ञा दी गई है। तो जब प्यूबर्टी शुरू हो जाती है उसके बाद ही ये फॉलिकल्स हर महीने मैच्योर होने लगते हैं और हर एक महीने में एक एक फॉलिकल मैच्योर होके उसमें से एक ओवम निकलता है और इस प्रोसीजर को ओव्यूलेशन कहा जाता है। जब तक ये ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक एक स्त्री गर्भधारण में सक्षम नहीं होती है। जब ओव्यूलेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और ओवम रिलीज होने लगता है उसके बाद ही स्त्री गर्भधारण में सक्षम होती है। इसके बाद आइए हर महीने होने वाले इस मेंस्ट्रुअल साइकिल या आर्तव चक्र को हम समझने की कोशिश करें। तो इसके फेजेस क्या क्या होते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसका असर ओवरी पर होता है और यूटरस पर भी होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ओवरी में भी एक साइकिल चलता है और यूटरस में भी एक साइकिल चलता रहता है। तो दोनों को हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप लोग एक डायग्राम देख सकते हैं। इसमें ये ओवरी है आपकी, एक दो ओवरीज होती है हमारी, है ना। तो ओवरी की साइकिल यहाँ अलग से दिखाई गई है और यूटरस की साइकिल यहाँ अलग से दिखाई गई है। देखिए 1 से 14 दिन के अंदर तक फॉलिकुलर फेज चलता है ओवरी में। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है और उसके बाद से ल्यूटियल फेज शुरू हो जाता है। तो ओवरियन साइकिल में टोटल 3 फेजेस हमें देखने को मिलती हैं। एक फॉलिकुलर फेज जो कि 1 से 14 दिन तक चलता है, ओव्यूलेशन जो 14th डे पे या 14वें दिन आपको देखने को मिलता है और उसके बाद 15th डे से 28 डे तक ल्यूटियल फेज चलता रहता है। उसी दौरान यूटरस में क्या क्या चेंजेस होते हैं देखिए। 1 से 5 या 6 दिन तक मेंसेस चलती रहती है यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। उसके बाद मेंस या पीरियड्स के बंद होते ही प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, अंदर की जो एंडोमेट्रियम मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बाहर निकल गई होती है वो दोबारा से बनना शुरू हो जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज के बाद 14th डे पे जब ओव्यूलेशन हो जाता है उसके बाद से सिक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है। इसको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे आगे। तो अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि यूटरन साइकिल में 3 फेजेस देखने को मिलते हैं। सबसे पहले मेंसेस, दूसरा प्रोलिफरेटिव फेज और तीसरा सिक्रेटरी फेज। और ये भी ध्यान में रखिए कि ओवरियन साइकिल के फॉलिकुलर फेज के साथ यूटराइन साइकिल के मेंसेस और प्रोलिफरेटिव फेज कोइंसाइड करते हैं और ओवरियन साइकिल के ल्यूटियल फेज के साथ यूटराइन साइकिल का सिक्रेटरी फेज कोइंसाइड करता है। तो इसे डिटेल में हम फेज वाइज ना पढ़ के इसे दिन के अनुसार हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले 1st डे से 14th डे तक आइए जानते हैं क्या क्या होता है। ओवरी में क्या होता है, ओवरियन साइकिल स्टार्ट हो जाती है तो इसमें फॉलिकुलर फेज सबसे पहले नजर आता है। आर्तव चक्र के आरंभ होते ही उसकी प्रारंभिक अवस्था में डिंब ग्रंथि में वर्तमान अंडाणुओं की चारों ओर थैलीनुमा पुटकों यानी सैक लाइक फॉलिकल्स का निर्माण होने लगता है। पुटक फूलने लगते हैं। फॉलिकल्स की वृद्धि में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड के अंतःस्राव FSH का फुल फॉर्म क्या है, मैं यहाँ पे ऊपर लिख रही हूँ, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, FSH। तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह ग्रंथि शरीरस्थ अन्य अनेक ग्रंथियों को भी नियंत्रित करती है। तो हमारे ब्रेन में जो पिट्यूटरी ग्लैंड पाया जाता है उसमें से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है और यही हार्मोन ओवरी में फॉलिकल के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले दिन से ही जो फॉलिकल्स या प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ओवरी में मौजूद होती हैं, वो धीरे धीरे वृद्धि होने लगती हैं। करीबन 6ठे दिन इनमें से एक फॉलिकल तेजी से बढ़ने लगता है और शेष सिकुड़ने लगते हैं। तो इनमें से एक फॉलिकल आगे बढ़ने लगता है और मैच्योर होने लगता है। वर्धनशील पुटक से ही
एक अंतःस्राव निकलता है जिसे ईस्ट्रोजन कहते हैं। तो ये जो फॉलिकल बड़ा होने लगता है इसमें से ईस्ट्रोजन सिक्रेशन होने लगता है। ईस्ट्रोजन आप सभी ने सुना होगा, पहले भी हमने अपनी पहली क्लासेस में भी डिस्कस किया है ईस्ट्रोजन के बारे में। तो ईस्ट्रोजन आपके जो मैच्योर फॉलिकल होती है उसमें से सिक्रेशन होने लगता है। करीबन 14 दिनों तक ये फॉलिकल की वृद्धि चलती रहती है और 14वें दिन तक ये फुल्ली मैच्योर हो जाता है। उसी दौरान आइए देखते हैं यूटरस में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो यूटरस में यूटराइन साइकिल शुरू हो गई होती है। पहले दिन से 5वें दिन तक क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाती है, यानी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। तो इसको मेंस्ट्रुएशन, मेंसेस, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पीरियड्स भी कहा जाता है और कैटामेनिया भी कहा जाता है। कैटामेनिया। गर्भाशय की भित्तियों में स्थित रक्तवाहिनियां अनावृत हो जाती हैं और उनसे रक्त का स्रवण होने लगता है। गर्भाशय ग्रीवा का मुख थोड़ा थोड़ा खुल जाता है। फर्टिलाइजेशन ना होने के कारण लगभग 3 से 5 दिन तक गर्भाशय से बेकार गई सामग्री के साथ रक्त बाहर आने लगता है। इसी को आर्तव या रज कहा जाता है। हमें ये तो पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने होता है। तो सबसे पहले जो पुराने वाला मेंस्ट्रुअल साइकिल है, यानी पिछले महीने का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर उसमें फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है, यूटरस के अंदर से जो भी सामग्री जमा होती है, जिसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जिसमें अनफर्टिलाइज्ड ओवम भी होता है, तो वो सारा कुछ बाहर निकल जाता है सबसे पहले और यूटरस एकदम साफ हो जाता है। उसके बाद 6 से 14 डे तक देखिए प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है, यानी ईस्ट्रोजन की क्रिया के फलस्वरूप गर्भाशय की अंतःकला फूलने और मोटी होने लगती है। तो हमने ओवरियन साइकिल में पढ़ा कि जब फॉलिकल बढ़ने लगता है तो उसमें से ईस्ट्रोजन निकलने लगता है। अब यही ईस्ट्रोजन जाके यूटरस पर काम करता है और यूटरस की जो अंदर की कला होती है, जो एंडोमेट्रियल लेयर होती है, ये धीरे धीरे बढ़ने लगती है। आप लोग यहाँ पे फोटो में भी देख सकते हैं। देखिए ये एंडोमेट्रियल लेयर है, ये ईस्ट्रोजन के प्रभाव से धीरे धीरे मोटी होती जा रही है। प्रकृति संसेचित डिंबाणु या फर्टिलाइज्ड ओवम के स्वागत के लिए ही इस गर्भाशय सैया यानी यूटराइन बेड को तैयार करती है। तो ये एक बेड की तरह आपको दिख रही होगी, है ना। तो जब ओवम फर्टिलाइज हो जाता है उसके बाद वो ओवम आके इस बेड में पहुंच जाता है। इस बेड में आके वो रेस्ट करने लगता है, वो चिपक जाता है, ठीक है। तो फर्टिलाइज ओवम को एक्सेप्ट करने के लिए ही इस बेड का निर्माण होता है। इसको गर्भाशय शैया या यूटराइन बेड भी कहा जाता है और प्रोलिफरेटिव फेज में ईस्ट्रोजन के प्रभाव से ही ये गर्भाशय शैया निर्माण शुरू हो जाता है। उसके बाद दूसरा फेज यानी 14वें दिन या 14 डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। आकार बढ़ते बढ़ते 14वें दिन के लगभग पीयूष ग्रंथि से स्रवित होने वाले एक अन्य अंतःस्राव LH का फुल फॉर्म क्या है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन LH, ठीक है, के प्रभाव के फलस्वरूप यह फॉलिकल फूट जाता है और इसमें से एक परिपक्व अंडाणु यानी मैच्योर ओवम निकल आता है। तो 14th डे पे क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो FSH सिक्रेशन हो रहा था उसके साथ LH सिक्रेशन शुरू हो जाता है। अब LH जब ओवरी तक पहुंचती है तो वो क्या करती है, ओवरी के अंदर जो ओवम मैच्योर हो गया है वो उसको बाहर निकाल देती है। इसी प्रक्रिया को ओव्यूलेशन भी कहा जाता है, ये हमने पहले ही बताया था, ठीक है। डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब के सिरे से लटकती झल्लरियां या फिम्ब्रिया इसे तुरंत ग्रहण कर गर्भाशय की ओर भेज देती है। तो यहाँ से जो ये ओवम बाहर निकला इसे फेलोपियन ट्यूब की फिम्ब्रियां पकड़ लेती है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है, यानी अंगुलियों जैसी होती है हाथ की, है ना। तो ये इसको अच्छे से पकड़ लेती हैं और फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल देती हैं। डिंब नलिका की अंतःकला इतनी अनुकूल होती है कि डिंबाणु को डिंब से लेके गर्भाशय तक की अपनी यात्रा में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। तो जब ये ओवम फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे कोई ताकत लगानी नहीं पड़ती। इसके अंदर की जो ये सीलिया होती है, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, ये ओवम को आगे की ओर धकेलने में बहुत अच्छे से मदद करती हैं।
आर्तव चक्र की अवधि में योनि की अंतःकला एंडोमेट्रियम में भी परिवर्तन होते रहते हैं। वह न केवल अपेक्षाकृत मोटी हो जाती है, प्रयुक्त चक्र के अंतिम 14 दिनों तक उसमें से श्लेष्मा स्रवित होता रहता है। श्लेष्मा के दिखलाई देने को इस बात का संकेत माना जा सकता है कि डिंब क्षरण या ओव्यूलेशन हो चुका है। तो ओव्यूलेशन के दौरान जो यूटरस के अंदर की एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है वो थोड़ी थोड़ी मोटी हो गई होती है और इसमें से एक श्लेष्मा या म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है। इसी को कुछ स्त्रियां सफेद पानी आना भी कहती हैं। तो हर महीने ये व्हाइट डिस्चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये टोटली नॉर्मल होता है और ये इस बात का संकेत होता है कि ओव्यूलेशन हो चुका है। और ओव्यूलेशन होने के बाद से थोड़ा थोड़ा सफेद पानी या व्हाइट डिस्चार्ज रोज आता रहता है। ओव्यूलेशन के बाद तीसरा फेज शुरू हो जाता है जो कि 15th डे से 28 डे तक चलता रहता है। तो इसमें ओवरियन साइकिल में क्या होता है, ल्यूटियल फेज चलता है। डिंब ग्रंथि या ओवरी में फुटिक पुटक जिसमें से अंडाणु या ओवम का उत्सर्ग हुआ होता है रक्त से भर जाता है, परंतु शीघ्र ही पीत कोषाणु या येलो सेल्स इस रक्त का स्थान ले लेते हैं। इन्हीं पीत कोषाणु से पीत पिंड या कॉर्पस ल्यूटियम की रचना होती है। इन पीत कोषाणुओं से एक और अंतःस्राव निकलना आरंभ हो जाता है जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। यदि ओवम संसेचित होने में सफल ना हुआ तो 48 घंटों के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। पीत पिंड विसंगठित होकर नष्ट हो जाता है। उसके स्थान पर डिंब ग्रंथि में एक श्वेत व्रण चिन्ह मात्र शेष रह जाता है। तो जब ओव्यूलेशन हो जाता है या ओवम फॉलिकल से बाहर निकल जाता है तो इसके अंदर ब्लड डिपॉजिट हो जाता है जो कि वॉल रप्चर होने के कारण ब्लीडिंग हुई होती है, वही ब्लड अंदर जाके डिपॉजिट हो जाता है। तो ये एक क्लॉट का रूप धारण कर लेता है, ये थक्का बन जाता है और इसके अंदर ही बना रहता है। धीरे धीरे इसके सेल्स नष्ट हो जाते हैं और ये येलो सेल्स में परिवर्तन हो जाते हैं। जब ये येलो सेल्स बन जाते हैं तो ये जो स्ट्रक्चर बच जाता है इसको कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। तो यहाँ पे हमें एक चीज याद रखना बहुत जरूरी है कि ओव्यूलेशन से पहले उस फॉलिकल से क्या सिक्रेशन हो रहा था, ईस्ट्रोजन सिक्रेशन हो रहा था। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो गया उसके बाद जो पार्ट बच गया उस फॉलिकल का उसमें से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन शुरू हो गया। और ये जो ओवम रिलीज हुआ इसकी लाइफ कितनी होती है, 48 घंटों तक ये जिंदा रहता है या इसकी लाइफ 48 घंटे तक की होती है। अगर 48 घंटे के अंदर स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो ये ओवम जाइगोट का रूप धारण कर लेता है। और अगर इसका फर्टिलाइजेशन ना हो तो 48 घंटे के बाद इसकी मृत्यु हो जाती है और ये ओवम नष्ट हो जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक बार ओवम नष्ट हो गया तो ये कॉर्पस ल्यूटियम भी नष्ट हो जाता है और कॉर्पस एल्बिकेंस बन जाता है। ये कॉर्पस एल्बिकेंस इसी सेल की डेड बॉडी होती है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, इसी दौरान देखिए यूटेराइन साइकिल में क्या होता है, सीक्रेटरी फेज शुरू हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन की क्रिया के फलस्वरूप गर्भाशय की अंतःकला और फूलने और मोटी होने लगती है। इस अंतःकला में वर्तमान ग्रंथियां कुंडलीकृत और तहदार होने लगती हैं। चक्र के लगभग 24वें दिन यह सैया अपने अधिकतम मोटाई को प्राप्त कर लेती है। यदि अंडाणु शुक्राणु से सफल मिलन से संसेचित हो जाता है तो वह गर्भाशय में पहुंचकर उक्त गर्भशैया से संयुक्त हो जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, इम्प्लांटेशन कहा जाता है। और कालांतर में यही गर्भशैया गर्भस्थ शिशु के लिए आवरण का काम करती है। तो ओवरी में उसी दौरान चल रहे ल्यूटियल फेज में जब कॉर्पस ल्यूटियम बनता है और उसमें से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन शुरू हो जाता है, वही प्रोजेस्टेरॉन गर्भाशय पे एक्शन करती है और गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है जो कि थोड़ी मोटी हो रही थी आपके प्रोलिफरेटिव फेज में, वो और मोटी होने लगती है और उसकी सारी जो ग्रंथियां थी वो सब ट्यूबुलर से स्पाइरल या कुंडलीकृत होने लगती हैं, जिसके प्रभाव से ये जो एंडोमेट्रियम है ये और ज्यादा मोटी और तहदार दिखती है। और ये एंडोमेट्रियम फर्टिलाइज्ड ओवम की इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल रेडी होती है। अगर फर्टिलाइज्ड ओवम इसे मिल जाए उस दौरान
यानी 14 से 28 दिन के अंदर अगर इसे फर्टिलाइज ओवम मिल जाए तो यहाँ उस फर्टिलाइज्ड ओवम का इम्प्लांटेशन हो जाता है, यानी ये एंडोमेट्रियम में चिपक जाता है जाके, और फिर इसके अंदर शिशु बनने लगता है या गर्भ बढ़ने लगता है। और आगे चल के यही एंडोमेट्रियम इस इम्प्लांटेड जाइगोट के ऊपर एक आवरण क्रिएट करती है, जिसके अंदर फिर शिशु धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। पीतपिंड के नष्ट हो जाने पर उससे स्रवित होने वाले अंतःस्रावों प्रोजेस्टेरॉन का स्रवण बंद हो जाता है, फलतः रक्त में उसका स्तर गिर जाता है। तो जब ये कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, यानी अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसमें से जो प्रोजेस्टेरॉन निकल रहा था वो भी निकलना बंद हो जाता है। अगर फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन ना हो तो गर्भाशय्या नष्ट होने लगती है। अनावश्यक हो जाने के कारण गर्भाशय उसे त्याग देता है। गर्भाशय की भित्तियों में स्थित रक्तवाहिनियां अनावृत हो जाती हैं और उनमें से रक्त का श्रवण होने लगता है। गर्भाशय ग्रीवा का मुख थोड़ा थोड़ा खुल जाता है। लगभग 28वें दिन उक्त सारी बेकार गई सामग्री के साथ रक्त बाहर आने लगता है। आर्तव चक्र के समाप्त होते होते गर्भाशय की मुख्य अंतःकला को छोड़कर अन्य सभी आच्छादन बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो अंतःकला यानी इसको क्या बोला जाता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन को छोड़कर उसके ऊपर जो भी एंडोमेट्रियम बनी होती है वो सब बाहर निकल जाते हैं। यहाँ आप लोग डायग्राम में भी ये साइकिल देख सकते हैं। देखिए, जब शुरू होती है तो यूटरस के अंदर से ये एंडोमेट्रियम की लेयर ये बाहर आने लगती है, जिसको मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। फिर मेंस्ट्रुएशन बंद होने के बाद दोबारा से नई लेयर बनने लगती है। ये यूटराइन लाइनिंग फिर से मोटी होने लगती है और धीरे धीरे ये मोटी होकर जब ओव्यूलेशन हो जाता है, ओव्यूलेशन होने के बाद प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है। प्रोजेस्टेरॉन से ये और मोटी होने लगती हैं और गर्भाशय में यूटराइन बेड या गर्भशैया का निर्माण करती है, जो कि जाइगोट इम्प्लांटेशन के लिए बनी होती है। अगर जाइगोट इम्प्लांटेशन ना हो या फर्टिलाइजेशन ना हो तो क्या होता है? 28वें दिन ये फिर से यूटरस के अंदर की बेसमेंट मेम्ब्रेन से छूटकर बाहर स्रवित होने लगती है और दोबारा से नए आर्तव चक्र या नए मेंस्ट्रुअल साइकिल का आरंभ हो जाता है। इसी बीच डिंब ग्रंथि में दूसरा पुटक परिपक्व होने लगता है और उससे निकलने वाला ईस्ट्रोजन गर्भाशय कलाओं गर्भशैया के पुनः निर्माण का कार्य आरंभ कर देती है। इसी से दूसरे चक्र का आरंभ हो जाता है और यह क्रम इसी रूप में चलता रहता है और स्त्री में मासिक धर्म आता रहता है। तो हर महीने यही साइकिल चलता है। एंडोमेट्रियम बनती है, फिर टूट जाती है, फिर बाहर निकल जाती है, फिर दोबारा बनने लगती है। वैसे ही ओवरी में भी साइकिल चलता रहता है। एक फॉलिकल बढ़ने लगता है, मैच्योर होने लगता है, उसमें से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है। ओवम निकल के फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाता है फर्टिलाइजेशन के लिए। अगर फर्टिलाइजेशन हो तो सही, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो ये ओवम डेथ हो जाती है, कॉर्पस ल्यूटियम की भी डेथ हो जाती है, उसमें से प्रोजेस्टेरॉन बाहर आना बंद हो जाता है और फिर से यूटरस में से एंडोमेट्रियम शेड हो जाता है, बाहर आ जाता है, सारा ब्लीडिंग होके निकल जाता है। इसी तरह हर महीने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती रहती है। अब देखिए, ये जो डायग्राम आप लोग देख रहे हैं, इसमें जितनी भी घटनाएं बताई गई हैं सबको इकट्ठी करके दिखाने की कोशिश की गई है। देखिए, सबसे पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 दिन की होती है, जिसमें 1 से 14 दिन तक फॉलिकुलर फेज चलता है और 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है। 14 दिन के बाद यानी 15 दिन से लेके 28 दिन तक ल्यूटियल फेज चलता रहता है। अब इसमें बॉडी की टेम्परेचर भी थोड़ी सी वेरी करती है। जैसे जो नॉर्मल टेम्परेचर होती है ह्यूमन बॉडी की 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, वो पूरे महीने में सेम नहीं रहती है और इन हार्मोन्स के प्रभाव से ऊपर नीचे होती रहती है। तो बेसल बॉडी टेम्परेचर क्या होता है? जिस दिन ओव्यूलेशन होता है उसके बाद से बॉडी टेम्परेचर फीमेल का थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहता है या बढ़ जाता है और जैसे जैसे ल्यूटियल फेज खत्म होता जाता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने लगता है, तब बॉडी टेम्परेचर फिर से कम हो जाता है। हार्मोन लेवल हम लोग देख सकते हैं। हार्मोन लेवल में यहाँ पे आप एक पिक्चर देख सकते हैं। इसमें देखिए, जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, सबसे पहले FSH यहाँ पे ग्रीन कलर में दिखाया गया है। इसकी लेवल देखिए FSH की, ये
मेंटेन होके रहती है। एफएसएच के प्रभाव के कारण ईस्ट्रोजन, जो यहाँ पे लाइट ब्लू में दिखाया गया है, ईस्ट्रोजन की लेवल धीरे धीरे बढ़ती जाती है, जो कि फॉलिकल से सिक्रेट होने लगती है। एफएसएच के प्रभाव से जो फॉलिकल बनता है उससे ईस्ट्रोजन सिक्रेशन होता है। तो ईस्ट्रोजन की लेवल करीबन 14 दिनों तक मेंटेन बढ़ती ही जाती है धीरे धीरे। उसके बाद 14वें दिन देखिए, ये येलो कलर में दिखाया गया है एलएच। एलएच का सिक्रेशन अचानक से बहुत ज्यादा होता है और ओव्यूलेशन हो जाता है उस दौरान, है ना। तो ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, उस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने लगता है। यहाँ पे पिंक कलर में ये दिखाया गया है प्रोजेस्टेरॉन। तो जब ओव्यूलेशन के बाद क्या होता है, ल्यूटियल फेज में प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा सबसे ज्यादा रहती है और ईस्ट्रोजन की मात्रा यहाँ कम हो जाती है, एफएसएच की मात्रा भी कम हो जाती है। ल्यूटियल फेज के खत्म होते होते प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और इसके अंत तक यानी 27वें 28वें दिन तक सारे हार्मोन्स धीरे धीरे कम हो जाते हैं, सारे के सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं। और फिर क्या होता है, इससे यूटरस को कोई सपोर्ट नहीं मिलता और यूटरस के अंदर से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। अगर ये हार्मोन लेवल मेंटेन होके रहे, यानी अगर प्रेगनेंसी आ जाए तो प्रोजेस्टेरॉन लेवल मेंटेन होके रहता है, वो कम नहीं होता है। उससे क्या होता है, यूटरस में से ब्लीडिंग नहीं होती है और यूटरस के अंदर जो फीटस होता है वो धीरे धीरे निर्माण होने लगता है और वृद्धि होने लगती है। अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। यहाँ पे इसके नीचे आप लोग ओवरियन साइकिल देख सकते हैं। 1 से 14 दिन तक फॉलिकल का ग्रोथ हो रहा है, ये ग्राफियन फॉलिकल भी इसको बोला जाता है। जब ये मैच्योर हो जाता है इसको ग्राफियन फॉलिकल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण चलता रहता है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के बाद ये जो सेल है ये कॉर्पस ल्यूटियम में परिवर्तन हो जाता है और कॉर्पस ल्यूटियम से फिर आप इसको रिलेट कर सकते हैं, यहाँ प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होता रहता है और फर्टिलाइजेशन अगर ना हो तो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम डिस्ट्रॉय हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाता है। वहीं दूसरी ओर आप लोग यूटेराइन साइकिल देख सकते हैं। 1 से 5 या 6 दिन तक मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग चलती रहती है। उसके बाद 6ठे या 7वें दिन से प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो जाता है और अंदर की एंडोमेट्रियम धीरे धीरे फिर बनने लगती है। 14th डे पे क्या होता है, ओव्यूलेशन हो जाता है, जिसके बाद प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने लगता है और जैसे प्रोजेस्टेरॉन आ जाता है वैसे ही अंदर की एंडोमेट्रियम लेयर काफी थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है ना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। और जब लास्ट में फर्टिलाइजेशन ना हो, इम्प्लांटेशन ना हो जाइगोट का, तो ये एंडोमेट्रियम फिर से 28वें दिन के बाद दोबारा से ये बाहर निकलने लगता है, ये मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ पे नीचे भी आप लोग डायग्राम देख सकते हैं, ये एंडोमेट्रियम की डायग्राम दिखाई गई है। बेसमेंट मेम्ब्रेन या बेसल लेयर यहाँ पे सबसे नीचे आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर, इस लेवल के ऊपर ही एंडोमेट्रियम की ग्रोथ होती है। मतलब इतना मिनिमम लेवल जो मेम्ब्रेन का होता है वो मेंटेन होकर रहता है यूट्रस के अंदर, उसके ऊपर ग्रोथ होती है। ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ये जो ऊपर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, ये बाहर निकल जाती है। प्रोलिफरेटिव फेज में ये लेयर धीरे धीरे बढ़ने लगती है, बनने लगती है, मोटी होने लगती है ना। 14th डे के बाद जब प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेशन शुरू होता है तो सिक्रेटरी फेज में क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम लेयर काफी मोटी हो जाती है और ये यूटेराइन बेड का निर्माण करती है, जो कि जाइगोट इम्प्लांटेशन के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। अगर जाइगोट इम्प्लांटेशन ना हो फिर धीरे धीरे क्या होता है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये कम होने लगती है और यहाँ पे फिर से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और ये साइकिल फिर से रिपीट करने लगता है। इधर यूटेरस में भी साइकिल रिपीट करता है और उधर ओवरी के अंदर भी साइकिल रिपीट करता है। नया फॉलिकल बनने लगता है, फिर नए हार्मोन सिक्रेशन होने लगते हैं और ये साइकिल हर महीने ऐसे ही चलता रहता है। आइए हम इसको और थोड़ा समझने की कोशिश करें। जैसे देखिए, ये फीमेल बॉडी है, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें फंक्शन करने वाले जो ऑर्गन्स है, पिट्यूटरी ग्लैंड, यूटेरस और ओवरी। ओवरी में से हर महीने ओव्यूलेशन होता है, ऐसे फूट के एक ओवम बाहर निकल जाता है। ये ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रैवल करके यूटेरस तक जाता रहता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो हमारे ब्रेन में स्थित होती है और उसको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस उसको कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेशन होता है जिसको गोनाडोट्रोफिन
रिलीजिंग हार्मोन कहा जाता है GnRH। इसके प्रभाव से ही पिट्यूटरी ग्लैंड में से एंटीरियर पिट्यूटरी सेक्शन से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रेशन होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका एंटीरियर सेक्शन है सामने, इसमें से FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। अब ये FSH ब्लड में ट्रैवल करके पहुंचता है आपके ओवरीज में और ओवरी पे ये फंक्शन करता है। इसी के प्रभाव से फॉलिकल बनने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं और ग्राफियन फॉलिकल का रूप धारण कर लेते हैं। इसके अंदर ओवम भी मैच्योर हो जाता है। जब ये ओवम मैच्योर हो जाता है तो हाइपोथैलेमस को खबर पहुंच जाती है और वहां से GnRH का सिक्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके प्रभाव से एक और हार्मोन निकलता है जिसको ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन या LH कहा जाता है। अब ये जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन है ये क्या करता है, ये ओव्यूलेशन में मदद करता है। 14वें दिन LH बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ओवम निकल के बाहर आ जाता है। अब ये ओवम फैलोपियन ट्यूब के अंदर धीरे धीरे ट्रैवल करने लगता है। फिम्ब्रिया उसे पकड़ लेती है और अंदर की ओर धकेल देती है। ये अंदर ट्रैवल करते करते यूटरस तक पहुंच जाता है। अब जो फॉलिकल वहां पे रप्चर हो गया था वो धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है और इस कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट होने लगता है। ये प्रोजेस्टेरॉन यूटरस पे जाके काम करता है। प्रोजेस्टेरॉन के प्रभाव से एंडोमेट्रियम की थिकनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए यहाँ एंडोमेट्रियम दिखाया गया है। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फ्लो चल रहा था, फिर धीरे धीरे जब मेंस्ट्रुअल फ्लो बंद हो गया तो ईस्ट्रोजन के प्रभाव से प्रोलिफरेटिव फेज शुरू हो गया और एंडोमेट्रियम की थिकनेस धीरे धीरे बढ़ने लगी। फिर जब ईस्ट्रोजन अपना लेवल मेंटेन करते करते मैच्योर हो गया फॉलिकल और ओव्यूलेशन हो गया, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और उससे सिक्रेट होने वाले प्रोजेस्टेरॉन से सिक्रेटरी फेज शुरू हो गया एंडोमेट्रियम का और ये एंडोमेट्रियम और ज्यादा थिक हो गई। जब तक प्रोजेस्टेरॉन का लेवल मेंटेन होके रहा तब तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस भी मेंटेन होके रही, लेकिन जैसे जैसे कॉर्पस ल्यूटियम की डेथ हो गई, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो गया, एंडोमेट्रियम शेडिंग शुरू हो गई और यहाँ पे दोबारा से मेंस्ट्रुअल फ्लो शुरू होके एक नया साइकिल स्टार्ट हो गया 28 दिन के बाद। यहाँ आप लोग डायग्राम में भी यूटरस देख सकते हैं। यूटरस के अंदर की ये जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, यही लाइनिंग आपके मेंस्ट्रुएशन के दौरान बाहर निकल जाती है। जब सारे हार्मोन्स कम हो जाते हैं तब देखिए ये लाइनिंग धीरे धीरे ब्लीडिंग के रूप में वेजाइना से बाहर निकल जाती है। इसी को मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है और हर महीने ये साइकिल चलता रहता है, जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है। ये साइकिल 28 दिन का होता है, ये हम पढ़ चुके हैं। पहले ही दिन से मेंस्ट्रुअल साइकिल से मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का फेज शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे ये एंडोमेट्रियम शेड होके ब्लीडिंग के रूप में वजाइना से बाहर निकल जाता है। हर महीने यही साइकिल चलता रहता है और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो कॉर्पस ल्यूटियम से निकलने वाला प्रोजेस्टेरॉन 3 महीने तक जाइगोट को मेंटेन करके रखता है और फीटस का फॉर्मेशन होने लगता है। जब प्लेसेंटा बन जाता है तब उसमें से प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट होता है और वो प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें जरूर पूछिएगा, हम आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन होता है उसको जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि अगली बार जो भी क्लास अपलोड की जाए आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और आप अपने फ्रेंड्स से ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।